नमस्कार। आज स्वाधीनता दिवस की पूर्व संध्या है। पूरा देश आजादी के जश्न की तैयारी कर रहा है, लेकिन इस मौके पर जम्मू कश्मीर से एक बहुत बुरी खबर आई है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भयानक हादसा हुआ है। बादल फटने के कारण जबरदस्त तबाही हुई है। सीआरपीएफ के 2 जवानों समेत 46 लोगों की मौत हो चुकी है। 120 से ज्यादा लोग घायल हैं और करीब 250 लोग लापता हैं। 167 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। घर, मकान, दुकान, सड़क और पुल सब बह गए। इस नेचुरल डिजास्टर में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि जिस इलाके में बादल फटा उस इलाके में धार्मिक यात्रा के लिए हजारों श्रद्धालु इकट्ठा हुए थे। इनमें से सैकड़ों का कुछ पता नहीं। मौसम खराब होने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं। हेलीकॉप्टर उड़ नहीं सकते, रास्ते बह गए हैं, बंद हैं। इसलिए एम्बुलेंस के जरिए घायलों को हॉस्पिटल तक पहुंचाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। हालांकि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के जवान रेस्क्यू में लगे हैं। किश्तवाड़ की तरह हिमाचल में भी बादल फटा है। उत्तराखंड के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है। थराली के पास हर्षिल में बनी झील के टूटने का खतरा पैदा हो गया है। अगर यह झील टूटी तो 100 किलोमीटर के इलाके में तबाही मच सकती है। इस इलाके से लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए निकालने की कोशिश हो रही है, लेकिन मौसम खराब है। आज दिन में 2 बजे हेलीकॉप्टर सर्विस को रोकना पड़ा। इसलिए हर्षिल में जो लोग फंसे हुए हैं वो डरे हुए हैं, जबरदस्त खौफ है। अब सवाल है कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में अचानक बादल फटने की घटनाएं क्यों बढ़ गई? बार बार लैंडस्लाइड क्यों हो रहे हैं? इसको लेकर फारूक अब्दुल्ला ने सरकार से क्या मांग की है? इस सब की चर्चा करेंगे आज की बात में, लेकिन शुरुआत करते हैं किश्तवाड़ के हालात से। जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ से करीब 90 किलोमीटर दूर चशौटी गांव में आज सुबह करीब 11 बजे क्लाउड बस्ट हुआ, बादल फटा। आसमान से अचानक पानी का सैलाब गिरा। पहाड़ों से पानी के साथ बड़ी तादाद में मिट्टी, पत्थर और बड़ी बड़ी चट्टानें आई और रास्ते में जो कुछ आया सबको बहा कर ले गई। सैकड़ों घर तबाह हो गए, दुकानें बह गईं, सैकड़ों लोग अभी भी लापता हैं। शाम तक 46 डेड बॉडी रिकवर की गई थी। 167 लोगों को रेस्क्यू करके हॉस्पिटल पहुंचाया गया था। हालांकि ऑफिशियली ये तो बताया गया कि 220 लोग लापता हैं, लेकिन एक्चुअल नंबर क्या है ये किसी को नहीं मालूम। ये सिर्फ एक अंदाजा है, क्योंकि जिस वक्त क्लाउड बस्ट हुआ उस वक्त चशौटी गांव में मचैल माता यात्रा में शामिल होने के लिए दूर दूर से आए हजारों श्रद्धालु मौजूद थे। चशौटी गांव से करीब 8.5 किलोमीटर दूर 9,500 फीट की ऊंचाई पर मचैल माता मंदिर है। हर साल मचैल माता यात्रा होती है। चशौटी गांव तक सड़क है। इसके बाद 8.5 किलोमीटर पैदल ट्रैक करके मंदिर तक जाना होता है। इसलिए यात्रा में शामिल होने वाले सभी श्रद्धालु चशौटी में इकट्ठा थे, जहां से यात्रा शुरू होती है। यहाँ यात्रियों के लिए लंगर लगा था। उसी जगह बादल फटा और चारों तरफ तबाही का आलम था। यात्रियों के लिए लगे टेंट, लंगर, दुकानें सब बह गए। चारों तरफ मलबा ही मलबा दिखाई दे रहा है। हालांकि जैसे इस इलाके में बादल फटने की खबर आई, राहत और बचाव का काम फौरन शुरू कर दिया गया। एनडीआरएफ की 2 टीमें उधमपुर बेस से चशौटी के लिए रवाना हो गई हैं। इसके अलावा पुलिस, आर्मी और एसडीआरएफ की टीमों को भी रेस्क्यू काम में लगाया गया है। प्रशासन का कहना है कि खराब मौसम के कारण रेस्क्यू में दिक्कत आ रही है। अभी तो यह भी कहना मुश्किल है कि इस आपदा में कितने लोगों की मौत हुई और कितने लापता हैं और कितना नुकसान हुआ। जो लोग मचैल माता यात्रा में शामिल होने के लिए गए थे, उनमें से बहुत सारे लोग मंदिर में दर्शन करके जब लौट रहे थे तो ये लोग चशौटी तक पहुंच पाते इससे पहले ही चशौटी में बादल फट गया। इसलिए ये लोग बच गए। इनमें से कई लोग देर शाम किश्तवाड़ पहुंच गए।
लेकिन इनके बहुत सारे रिश्तेदारों का अब तक कोई पता नहीं चला है। आप बताइए, अटैचमेंट भी नहीं हो रही है कि फ़ोन भी नहीं लग रहे हैं कि शायद फ़ोन लग जाए तो पता चल जाए कि निकल गए हैं कि नहीं निकले हैं। अभी कुछ पता नहीं चल रहा है अभी। तो कब गए थे वो यात्रा के लिए? वो परसों गए हुए हैं। अच्छा, परसों से वहीं पे थे। हाँ। तो क्या सुना आपने, वहाँ पे क्या हुआ है? कि बादल फट गया है, लेकिन अभी वो वापस नहीं आए हैं। नहीं फ़ोन लग रहे हैं, नहीं कुछ। अभी कोई स्विच ऑफ आ रहे हैं फ़ोन में। स्विच ऑफ आ रहा है। हाँ जी। तो कितने लोग हैं वो? 5-6 लोग हैं, बच्चे भी हैं छोटे छोटे उनके साथ। छोटे छोटे बच्चे। हाँ जी। कहते हैं 100 से प्लस लोग अभी भी मिसिंग है और 30 के करीब के लोग बता रहे हैं वो जो जिनकी डेथ हो चुकी है, मलबे में जो निकाल चुके हैं। तो अभी काफ़ी सारी टीमें गई हैं वहाँ पे, अभी निकालने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल तो वो जो हमारे रिलेटिव थे उन्होंने यही बोला कि काफ़ी सारे लोग सामने दिख रहे थे जो जख्मी पड़े थे वहाँ पे, और उनको निकाल लिया गया, वहाँ से भेज दिया गया साइड पे। तो बाकी वाला मंजर तो बाद में पता चलेगा। मगर ऑन स्पॉट ऐसे आज इधर बारिश हो रही है तो ऐसे हम आ रहे थे वापस, हमें कॉल आई कि मैं वो फेसबुक पे मैसेज पड़ गया था कि वहाँ पे बादल फट चुका है। हम तो यही चाहते हैं कि माता रानी सबको ठीक ही रखे, सबके लिए सबको ठीक ही रखे। आप बताएं, आप इन्हें दर्शन किए, आप दर्शन करके वापस लौट रहे थे, तो क्या सुना आप, फिर उसके बाद क्या हुआ? हम जहाँ पहुंचे ना किश्तवाड़ में, हमने सुना कि उधर बादल फट गया, बहुत तबाही हुई है। देखने वीडियो देखी मैं फोन में, बहुत कुछ ऐसे देखा नहीं जा रहा था जो कुछ हुआ। माता रानी ने ऐसा करना नहीं चाहिए थे। ये देखिए, श्रद्धालु का कहना था कि वीडियो देखा लेकिन वो देखा नहीं जा रहा था, और वाकई में ये आपदा बहुत बड़ी है, मौसम बहुत ख़राब है, इसलिए प्रभावित लोगों को मदद पहुंचाना आसान नहीं है। चौशौटी के लिए किश्तवाड़, डोडा और भदरवाह से एम्बुलेंसेस को भेजा गया है। किश्तवाड़ से प्रशासन के सभी बड़े अफसर मौके पर पहुंच चुके हैं। बीजेपी के नेता रविंदर रैना ने कहा, चूंकि ये पहाड़ी इलाका है इसलिए रेस्क्यू के काम में परेशानी आ रही है, लेकिन उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जल्द से जल्द मदद पहुंचाई जाएगी। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बताया कि किश्तवाड़ के हालात के बारे में उन्होंने होम मिनिस्टर अमित शाह से बात की है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बताया कि उन्होंने पुलिस, आर्मी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के लोगों को रेस्क्यू के ऑपरेशन काम में लगाया है। जो भी लोग प्रभावित हुए हैं उन्हें फौरन मदद पहुंचाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे पर अफसोस जाहिर किया। किश्तवाड़ में आपदा की वजह से जम्मू कश्मीर में कल इंडिपेंडेंस डे के मौके पर होने वाले कल्चरल इवेंट्स को कैंसिल कर दिया गया है। कल शाम जम्मू में होने वाली एट होम पार्टी को भी रद्द कर दिया गया है। उमर अब्दुल्ला ने बताया कि कल स्वतंत्रता दिवस पर जम्मू में सिर्फ परेड होगी, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होंगे। किश्तवाड़ की घटना पर फारूक अब्दुल्ला ने दुख जताया। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि बादल फटना अब पहाड़ी राज्यों में आम बात हो गई है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल में लगातार बादल फट रहे हैं। ये ग्लोबल वार्मिंग का असर है या इसकी वजह कोई और है, इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। मछेल यात्रा जहाँ होती है उस मंदिर के सामने हुआ है और लाखों लोग इस यात्रा में जाते हैं। तो सही बात तो ये है कि कितने वहाँ पे मृत्यु हुई है, कितने वहाँ पे ज़ख्मी है। अभी मुझे एक साहब ने फ़ोन किया, उन्होंने तो मुझे कहा कि 400 के करीब ज़ख्मी है और फ़ौरन उनको चाहिए कि हेलीकॉप्टर आ सके। किसी की कमर टूटी है, किसी का बाजू, किसी के टांग, हर किस्म की जो है इंजरीज हुई हैं। और मौसम भी सही नहीं है, मगर हम उम्मीद करेंगे कि एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर जा सकें और इन ज़ख्मियों को वहाँ से निकाल सकें। कितनी वहाँ पे गांव को काफ़ी नुकसान हुआ है, मंदिर के इलाके में नुकसान हुआ है, और ये कहना कि फाइनल टोल क्या होगा वो अभी कहना आसान नहीं है। ये जो क्लाउड बर्स्ट है ये अब एक रूटीन जैसा हो गया है पहाड़ी इलाकों में हमारे। वो उत्तराखंड हो, वहाँ भी आपने देखा कितना नुकसान हुआ था। पिछले साल रामबन में भी हुआ। कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग का मामला है, मैं गुजारिश करूँगा वज़ीर आज़म से कि इसको ज़रा गंभीर से लिया जाए, क्योंकि ये पहाड़ी इलाकों में अब बहुत कॉमन हो गया है। फारूक अब्दुल्ला की बात सही है कि पहाड़ी राज्यों में बारिश के मौसम में अब प्राकृतिक आपदाओं की मार बढ़ गई है। आज हिमाचल के कई इलाकों में क्लाउड बस्ट हुआ, फ्लैश फ्लड आया। पिछले 24 घंटे में शिमला, कुल्लू,
लाहौल स्पीति से लेकर किन्नौर तक भारी बारिश हुई है, जिसकी वजह से घर, दुकानें, गाड़ियां सब बह गई। किन्नौर में उत्तराखंड के धराली की तरह बादल फटा, पहाड़ों से आया पानी और मलबा सब कुछ बहा कर ले गया। ऊपर चलो, ऊपर और उड़ गई सारी कंपनियां, लग गए ठिकाना है। देखो कैसे पानी बढ़ रहा है। इसी तरह लाहौल स्पीति में बादल फटा, भारी मात्रा मिट्टी और बड़े बड़े पत्थर पानी के साथ फुल स्पीड से तराई में बसे घरों की तरफ बढ़े। गनीमत ये रही कि आसपास ज़्यादा ढलान थी, बगल से 2 नाले गुजरते हैं, इसलिए सैलाब घरों को छू कर निकल गया। शिमला से भी तबाही की ऐसी ही तस्वीरें आई हैं। शिमला में फ्लैश फ्लड की वजह से भारी नुकसान हुआ है। शिमला के नाटी गांव और काशापाट में बादल फटने से पूरा इलाका सैलाब की चपेट में आ गया। इसी तरह की तस्वीर सिरमौर से भी आई है, जहां राजगढ़ इलाके में एक ट्रक नदी में जा गिरा। हालांकि रात की बात है कि ड्राइवर ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचा ली, लेकिन ट्रक सैलाब में बह गया। शिमला के रामपुर में भी बादल फटा। इसका सबसे ज़्यादा असर गांधी गांव में दिखाई दिया है। हमारे संवाददाता पुनीत परिंजा इस गांव में पहुंचे। आधा गांव बर्बाद हो चुका है। गांव तक जाने वाली सड़क सैलाब में बह गई है। गांधी गांव पहाड़ की तलहटी पर बसा है। नदी के दोनों तरफ मकान बने हैं, लेकिन बादल फटने के बाद जब अचानक बाढ़ आई तो नदी के किनारे बने मकान, दुकान सब गायब हो गए। मेरे पीछे ये आप देख रहे हैं दृश्य, ये गांव का दृश्य है। जिस जगह पर अब ये तेज धारा बह रही है, यहाँ पर दरअसल सड़क हुआ करती थी, बस स्टैंड हुआ करता था, लेकिन उसका नामो निशान खत्म हो गया। कोशिश करता हूँ आपको एक तस्वीर दिखाने की, तो ये आपको मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ। यहाँ पे एक बोर्ड लगा है जिसमें लिखा है ठाकुर ढाबा लंच एंड डिनर। सिर्फ ये पिलर और शटर का हिस्सा बचा है, बाकी सब कुछ इस ढाबा जो है, इस जो पानी आया उसमें बहकर चला गया। सामने आपको नजर आएंगे शेड नजर आ रहे हैं। ये सारे का सारा जो इलाका है, एरिया जो है, यहाँ पर बस स्टैंड हुआ करता था। इससे आगे जाना अब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो पानी का जो वेग है वो काफी ज्यादा तेज यहाँ पर नजर आ रहा है, और ये गांव का बाकी हिस्सा जो है वो पूरी तरह से कट चुका है। सामने आपको एक लोहे का पुल भी नजर आ रहा है जो उस तरफ के हिस्से को जोड़ता था। सामने दुकानें हैं, लेकिन चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी यहाँ पर नजर आ रहा है, उसके अलावा कुछ यहाँ पर नहीं है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पिछले 24 घंटे में कई इलाकों से क्लाउड बस्ट की खबरें आई हैं। अब साइंटिस्ट की एक टीम आएगी जो अपनी रिपोर्ट देगी कि इन इलाकों में बादल फटने की घटनाएं लगातार क्यों हो रही हैं। उसी के मुताबिक आगे की योजना बनाई जाएगी। पिछली रात कुल्लू के एरिया में क्लाउड बस्ट हुआ है। किन्नौर से भी ऐसी खबरें आ रही है, लाहौल स्पीति से भी ऐसी खबरें आ रही है। पहले हमने किन्नौर और लाहौल स्पीति में ऐसे कभी नहीं देखा था। ये कोल्ड डेजर्ट है, यहाँ बारिश नहीं होती थी। बारिश ने जिस प्रकार वहाँ तबाही मचाई है, तो ये निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि ये ग्लोबल वार्मिंग का असर है, क्लाइमेट चेंज का असर है। और मेरी भारत सरकार में इस मामले में बात हुई थी, और भारत सरकार ने उसमें एक जो एनवायरमेंटलिस्ट है या साइंटिस्ट है, चाहे वो IIT रुड़की के है या और भी जो देश के रिनाउंड इंस्टीट्यूशन है, उनकी एक टीम विजिट कर गई है। अभी आने वाले समय में वो साइंटिफिक स्टडी करेगी, और क्यों क्लाउड बस्ट हो रहे हैं, इतने ज़्यादा क्लाउड बस्ट क्यों हो रहे हैं, उस बारे में वो पूरा अध्ययन करके जो भी रिपोर्ट सबमिट करेंगे उस आधार पर हम अगली कार्रवाई को करेंगे। पिछले 5 साल में जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में बादल फटने की जितनी घटनाएं हुई हैं, उससे दुगनी घटनाएं पिछले 2 महीने में हो चुकी हैं। इसलिए ये चिंता की बात तो है।
सरकार ने क्लाउड बस्ट के बढ़ते मामलों की वजह पता लगाने के लिए 5 वैज्ञानिकों का पैनल बनाया है। लेकिन मुझे लगता है कि किश्तवाड़ में जो सैलाब आया वो चेतावनी है नेचर की, हिमाचल में बादल फटा वो वार्निंग है कुदरत की। अगर हम प्रकृति से टकराएंगे, खिलवाड़ करेंगे तो एक न दिन ये कहर बनकर तो टूटेगा। अगर पहाड़ों को काटेंगे, नदियों का रास्ता ब्लॉक करेंगे, पेड़ों को काटेंगे तो एक दिन पानी और मलबा सब कुछ बहाकर तो ले ही जाएगा और तबाही से कोई नहीं बचा पाएगा। ये हमने उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में देखा है। अपने लोगों को खो दिया। बर्बादी का मंजर भी अगर आंखें नहीं खोलता तो प्रकृति इसे फिर दोहराएगी। अगर अब भी हमने सबक नहीं सीखा तो अगली बार तबाही और जोर से आएगी। बाढ़ के हालात बिहार में भी हैं, लेकिन इस वक्त बिहार में बाढ़ के बजाय वोटर लिस्ट के रिवीजन की बात ज्यादा हो रही है। आज वोटर लिस्ट को रिवाइज करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को 2 अहम निर्देश दिए। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने चुनाव आयोग से कहा है कि वो उन 65 लाख लोगों के नामों की लिस्ट मंगलवार तक सार्वजनिक करे जिनके नाम वोटर लिस्ट से काटे गए हैं। इसके साथ चुनाव आयोग को वो कारण भी बताने होंगे जिनकी वजह से इन वोटर्स के नाम काटे गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बूथ लेवल के अधिकारी भी हटाए गए मतदाताओं की सूची प्रदर्शित करेंगे। चुनाव आयोग वोटर लिस्ट में नाम काटने और जुड़वाने के उपायों का सभी प्लेटफॉर्म पर कैंपेन चलाएगा, प्रचार करे जिनसे लोग जागरूक हो जाएं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चल सके कि अगर उनका नाम वोटर लिस्ट से कट गया है तो उन्हें क्या करना है, कैसे अपना नाम जुड़वाना है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को यह भी निर्देश दिया कि वो वोटर लिस्ट से हटाए गए लोगों का नाम जोड़ने के लिए आधार कार्ड को भी एक्सेप्ट करें, क्योंकि आजकल आधार कार्ड ज्यादातर लोगों के पास है। हालांकि चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि इन निर्देशों का पालन करने में आयोग को कोई दिक्कत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के इंटरिम ऑर्डर को तेजस्वी यादव ने अपनी जीत बताया। तेजस्वी ने कहा कि चुनाव आयोग चोरी चोरी चुपके चुपके वोटर के नाम काटने की जो साजिश कर रहा था वो अब नहीं चलेगी। इलेक्शन कमीशन जो छुपाना चाह रहा था वो सब उजागर करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का इंटरिम फैसला जो आया है, आज उस इंटरिम ऑर्डर में हम कह सकते हैं कि आज लोकतंत्र की जो है जीत हुई है। और जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया है, जो हम लोग लगातार मांग करते रहे हैं एसआईआर के प्रोसेस को लेकर के, आज हमारी मांगों पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है मोहर लगाने का काम किया है। हम लोग शुरू दिन से ही एसआईआर का विरोध नहीं कर रहे थे, बल्कि जो प्रक्रिया और जो चुनाव आयोग सारे डिटेल्स को छुपाने का काम कर रहा था, आज सुप्रीम कोर्ट में दूध का दूध और पानी का पानी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हुआ। वोटर लिस्ट को लेकर सिर्फ बिहार में नहीं, देश भर में सवाल उठाए गए हैं। सिर्फ कांग्रेस ने नहीं, बीजेपी ने भी सवाल उठाए हैं। अब सवाल है, क्या वोटर लिस्ट में वाकई में खामियां हैं? जवाब है कि बिल्कुल हैं। क्या इसके बारे में किसी को पता नहीं था? जवाब है कि सबको पता था। हर इलेक्शन लड़ने वालों को पता होता है। बीजेपी को भी पता था, कांग्रेस को भी पता था, समाजवादी पार्टी को, टीएमसी को और बाकियों को भी। लेकिन सब अपना अपना फायदा देखते हैं, इसलिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता। राहुल गांधी को शायद पहली बार पता चला, ये उन्हें अजूबा लगा। उन्हें लगा उन्होंने कोई बड़ा भारी सीक्रेट आउट कर दिया, पर वो सीक्रेट न था न है। लेकिन बेसिक सवाल यह है, क्या वोटर लिस्ट में एक वोटर के 3-4 जगह नाम होने से, एक पते पर 60-70 वोटर रजिस्टर होने से चुनाव में हार को जीत में बदला जा सकता है? कोई भी कैंडिडेट बता देगा ऐसा नहीं होता। बेंगलुरु में कांग्रेस हार गई एक असेंबली सीट की वजह से, तो मालेगांव में बीजेपी हार गई एक असेंबली सीट की वजह से। ये नॉर्मल है, होता है। अब सवाल है कि चुनाव आयोग ने इन खामियों को ठीक क्यों नहीं किया? गड़बड़ी दूर करने के 2 तरीके हैं। एक तो जब कोई लिखित में शिकायत करता है तो इलेक्शन कमीशन को जांच करनी पड़ती है।
कभी वोट कटते हैं, कभी जुड़ते हैं। और दूसरा तरीका यह होता है कि इलेक्शन कमीशन वोटर लिस्ट को रिवाइज करे। राहुल गांधी इन दोनों तरीकों के विरोधी हैं, लिखकर शिकायत करने को तैयार नहीं है, और बिहार में चुनाव आयोग वोटर लिस्ट को रिवाइज कर रहा है, उसके खिलाफ उन्होंने कोर्ट में केस किया, पार्लियामेंट नहीं चलने दी, चुनाव आयोग को चोर कहा। इस सब के बावजूद मुझे लगता है कि प्रश्न इलेक्शन कमीशन की प्रतिष्ठा का है, क्रेडिबिलिटी का है। इसीलिए चुनाव आयोग को एक एक आरोप का डिटेल जवाब जनता के सामने देना चाहिए। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में समाजवादी पार्टी पर जबरदस्त हमले किए। असल में यूपी विधानसभा में 24 घंटे तक लगातार विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर चर्चा हुई। योगी आदित्यनाथ इसी चर्चा का जवाब दे रहे थे। पहले तो योगी ने विकसित भारत में उत्तर प्रदेश के रोड मैप के बारे में बताया, पिछले 8 साल में कितना काम हुआ यह गिनाया, डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट, शिक्षा, स्वास्थ्य, सनातन से लेकर गौ रक्षा तक हर मुद्दे पर बात की, और हर मामले में समाजवादी पार्टी की चुटकी ली। योगी ने कहा बीजेपी का मंत्र है सबका साथ सबका विकास, और समाजवादी पार्टी का मतलब है परिवार का विकास। फिर योगी ने पीडीए का फुल फॉर्म बताया, कहा कि पीडीए का मतलब है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसीलिए समाजवादी पार्टी के नेता कुएं के मेंढक हैं, उन्हें परिवार के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। इसीलिए समाजवादी पार्टी के नेताओं को उनकी सरकार के विजन में भी खोट नजर आता है। मैं उस विजन को देख रहा था जो विकास की कम, सत्ता की ज्यादा बात कर रहा था, जो अपने स्वयं की बात कर रहा था। और मुझे आप लोगों की बातों से एक चीज लगी, यानी केवल अपने तक सीमित करना। आपका परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी भी उसी का नमूना है। ये परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी की ये भावना ही इस पर आधारित है, जिसके बारे में स्वामी विवेकानंद ने कहा था कूप मंडूक होना। उन्होंने अपनी कथाओं में, अपने प्रवचन में एक बात को कहते थे कि एक कुएं में एक मेढक था, कुएं में पड़ा था, वहीं पैदा हुआ था, उसने दुनिया नहीं देखी थी। तो एक दिन बाहर का एक मेढक दुर्भाग्य से वहां आ गया। तो उसने पूछा कहां से आए हो? उसने कहा मैं समुद्र से आया हूं। कहा समुद्र कैसा है? उसने कहा बहुत बड़ा है। कहा कितना बड़ा? तो उसने छलांग लगाई, तो कुएं की तो छलांग सीमित ही होगी। उसने कहा क्या इससे बड़ा? उसने कहा इससे भी बड़ा। उसने एक और छलांग लगाई, कहा इससे भी बड़ा? कहा इससे भी बड़ा। कहा तुम झूठ बोलते हो। और मुझे लगता है यही दृष्टि कूप मंडूक वाली आप लोगों की है। दुनिया आगे बढ़ रही है, एक प्रतिस्पर्धा चल रही है, लेकिन आप लोग अभी भी अपने परिवार तक सीमित होना चाहते हैं। और इसीलिए मैंने कहा ना, एक परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी का शिकार आप हो चुके हैं। प्रदेश को भी आप वहीं ले जाना चाहते हैं। विधानसभा में योगी फुल फॉर्म में थे, सामने शिवपाल यादव बैठे थे, इसलिए उन्होंने चाचा भतीजे के रिश्तों पर भी कमेंट किया। योगी ने कहा मुलायम सिंह की विरासत पर अधिकार तो चाचा का था, लेकिन भतीजे ने गच्चा दे दिया। फिर योगी जाति की सियासत पर आए, कहा कि समाजवादी पार्टी के राज में पिछड़े, दलित और माइनॉरिटीज की हालत और ज्यादा खराब हो गई, लेकिन अब सबके पास आगे बढ़ने के समान अवसर हैं। योगी ने कहा उनकी सरकार वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के जरिए छोटे छोटे कारीगरों के हुनर को दुनिया भर में पहुंचा रही है, जबकि समाजवादी पार्टी की सरकार बड़े बड़े महोत्सव कराती थी और उसमें भी बग्घी विदेश से मंगवाई जाती थी। पहले पर्व और त्योहार आते थे और पर्व और त्योहारों में चीन का सामान यहां के बाजार में भर जाता था, और आज कोई भी पर्व और त्योहार आता है, उत्तर प्रदेश के हस्तशिल्पी कारीगरों और उत्तर प्रदेश के उद्यमियों ने जो प्रोडक्ट तैयार किया है, इस प्रोडक्ट को पूरे मार्केट में ये भरा रहता है। उत्तर प्रदेश के मार्केट में भी डिमांड होती है, यही लोग खरीदते हैं, यही उपहार के रूप में देते हैं। मेरे पास तो कोई भी राष्ट्राध्यक्ष या कोई भी किसी मिशन से जुड़ा हुआ एम्बेसडर आता है
तो मैं तो उपहार के रूप में अतिथि को अपनी ओडीओपी के प्रोडक्ट को ही देता हूं। लेकिन आपके यहां तो जब सिपाही महोत्सव आप करते थे और रामपुर में भी जन्मदिन का आयोजन करते थे, तो बर्किंगम की वो बुक्की मंगाते थे समारोह को करने के लिए। क्या आप लोगों का आचरण है? अपने को समाजवादी कहते हैं, वो भी रानी विक्टोरिया के। तो ये तो आप लोगों की स्थिति थी। ये तो दोहरा चरित्र था आप लोगों का, और यही आपका विजन भी है। आप बात तो आजादी की करते हैं, लेकिन काम गुलामी जैसा करते हैं। बर्किंगम की बुकी को बुला करके और फिर नेताजी जैसे भोले भाले व्यक्ति को भी बदनाम करने का काम कर दिया आप लोगों ने। शिवपाल उनकी विरासत के अंतिम उत्तराधिकारी थे, लेकिन बेचारा भी अब एकदम गच्चो कच्चा खा जाए, चाचा भी गच्चा खा गया। इसके बाद योगी सनातन, भारतीय संस्कृति और गौरक्षा पर आए। योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी को भारतीय संस्कृति, अपनी विरासत और सनातन से परेशानी है, इसीलिए उनके राज में गायों को कसाई खाने भेज दिया जाता था। गौ माता का श्राप भी समाजवादियों को लगा है। योगी ने कहा कि अयोध्या, वाराणसी, विंध्याचल, चित्रकूट में बने कॉरिडोर समाजवादी पार्टी के नेताओं की आंखों में चुभते हैं। ये लोग तो वृंदावन में दुर्योधन का मंदिर बनवाना चाहते थे, इसलिए अब बांके बिहारी कॉरिडोर पर बात नहीं करते। आप लोग जब गौ माता के साथ भी धोखा दे सकते हैं, तो किसको नहीं धोखा देंगे आप? और यही तो करते थे। जो गौ माता को धोखा दे देगा, गाय का दूध तो पीते थे, गाय को सड़कों पे छोड़ देते थे, कसाईयों के हवाले करा देते थे। यही होता था ना, बोचड़ खाने के हवाले करा देते थे। आपने गाय का दूध पिया, लेकिन गाय के दूध को कहीं भी आपने उसके प्रति एक कृतज्ञता ज्ञापित कर सकेंगे? आपको तो गौ माता का ही श्राप ले डूबेगा। ये श्राप तो आपको लगता है, और इसलिए 27 में आने का सपना मत देखिए। इसलिए मत देखिए क्योंकि ये सरकार अपने आध्यात्मिक विरासत और प्रतीकों का भी सम्मान करती है और अत्याधुनिक विकास पे भी ध्यान देती है। ये विरासत, ये वही विरासत है जो काशी में देखने को मिल रही है। आपको पीड़ा है, मैं जानता हूं। जो अयोध्या में देखने को मिल रही है, आपको पीड़ा है, मैं जानता हूं। ये मथुरा वृंदावन की भी चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो पहले 16 में ही बोल चुके थे कि हम लोग दुर्योधन का स्मारक बनाएंगे। इंटरेस्टिंग बात यह कि अखिलेश यादव ने टीवी पर विधानसभा में योगी का पूरा भाषण सुना, और जैसे योगी की स्पीच खत्म हुई तो गुस्से में तमतमाए अखिलेश यादव ने योगी पर पर्सनल अटैक किए। कहा योगी समाजवादियों को परिवारवादी बता रहे हैं, लेकिन वो खुद परिवारवाद से ही आगे बढ़े। अखिलेश ने कहा कि चाचा परिवार के साथी हैं, इसलिए योगी जी को चाचा की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पीडीए परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी भी पीडीए के ही निकले हुए हैं। उदाहरण, इनके मामा अगर ना आए होते, अगर इनके मामा मठ में ना होते, मुझे नहीं पता कि किस कारण उत्तराखंड से यहाँ आए हैं। ये हमारे प्रवासी मुख्यमंत्री हैं, नेटिव प्लेस नहीं उनकी है, तो इसलिए उनसे बेहतर कौन समझेगा? क्योंकि मठ में जिस स्थान पर बैठे हैं, मैं तो लोकसभा में बाद में आया हूं, वो तो पहले कब्जा किए हैं। तो असली उदाहरण कोई है तो वो भी तो उदाहरण उसी के हैं। उनके मामा ना होते तो शायद वो भी ना होते। अगर गौ माता श्राप देती है, सांड भी तो श्राप देगा। जो लोगों की जान गई है, उनके परिवार के लोग श्राप किसको देंगे? अरे चाचा हमारे साथ है, क्यों टेंशन ले रहे हो आप लोग? ना, योगी जी को टेंशन लेनी चाहिए। आज योगी ने पीडीए की पाठशाला पर भी करारा कमेंट किया, क्योंकि चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी के नेताओं ने योगी सरकार पर स्कूल बंद करने का इल्जाम लगाया था। इसलिए योगी ने ऐलान किया कि यूपी में एक भी सरकारी स्कूल बंद नहीं होगा। सरकार कोई स्कूल बंद नहीं करेगी। आधुनिक सुविधाओं के साथ नए कैंपस बनाए जा रहे हैं, बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले इसका प्रबंध किया जा रहा है। और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के लोग
बच्चों को भी परिवारवादी ABCD पढ़ा रहे हैं। प्रदेश सरकार किसी भी विद्यालय को बंद नहीं करने जा रही है, किसी भी विद्यालय को बंद नहीं करेंगे। प्रदेश सरकार ने तय किया है कि इंटीग्रेटेड कैंपस बनने चाहिए बच्चों के लिए, लेकिन उस सब के बावजूद भी जो आरोप प्रत्यारोप आप लोग करते हैं, राजनीति करिए अपने मुद्दों पर, लेकिन यह कहना कि सरकार ने बंद कर दिया, यह दुष्प्रचार क्यों आप करते हैं? यह दुष्प्रचार है। बंद नहीं कर रही है सरकार, पेयरिंग कर रही है 1 किलोमीटर के दायरे पे छात्र शिक्षक रेशियो को। लेकिन पीडीए पाठशाला के नाम पे आप क्या पढ़ा रहे हैं? क्या बच्चों को पढ़ा रहे हैं? यही तो आपके संस्कार है। यानी जब सरदेव बाबू कल्याण सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने नकल अध्यादेश लेके आए थे, नकल को प्रतिबंध लगाया था कि प्रदेश का युवा अच्छा होगा। आप आए, आपने कहा कि नहीं, नकल तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। पहचान का संकट खड़ा कर दिया था यूपी के नौजवानों के सामने। सरदेव बाबू कल्याण सिंह जी के समय में जब यहां पर पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया था कि नहीं, गौ से गमला भी होगा और गौ से गणेश भी पढ़ा दो, तो आपने कह दिया नहीं, गौ से गणेश नहीं होगा, ये तो सांप्रदायिक हैं। यानी भगवान को भी आपने सांप्रदायिक बना दिया। आपने कहा गौ से गधा सबसे अच्छा होगा। ये आप पढ़ा रहे थे। और मैं इसीलिए कह रहा हूं, सोच का फर्क है। अपनी राजनीतिक विकृति और इस विकृत सोच का शिकार उन मासूम बच्चों को मत बनाइए। पीडीए पाठशाला पर योगी का कमेंट भी अखिलेश को काफी चुभा। अखिलेश यादव ने कहा पीडीए पाठशाला सिर्फ राजनीतिक विरोध का प्रतीक थी, उनका मकसद स्कूलों को खुलवाना था। अखिलेश ने कहा कि पीडीए पाठशाला में नेता क्लास ले रहे थे तो प्रोफेशनल टीचर तो है नहीं, इसलिए उन्हें जो सही लगा उन्होंने पढ़ाया, इसमें गलत क्या है? ये धोखा दे रहे हैं, इनका कोई विजन नहीं है। और अगर विजन होता तो ये संस्कृति स्कूल चल रहा होता, प्राइमरी स्कूल बंद नहीं होते। और जो गरीब बच्चे हैं जिनको समाजवादी लोग पढ़ा रहे थे, उनके ऊपर मुकदमे नहीं दर्ज होते। अंग्रेजों ने भी मुकदमे कभी नहीं लगाए होंगे, लेकिन ये पहली बीजेपी की सरकार है शिक्षा विरोधी, जो पढ़ाने गए उन पर मुकदमे दर्ज हुए हैं। अब कह रहे हैं हम लोग ए से क्या पढ़ा रहे हैं, बी से क्या पढ़ा रहे हैं, सी से क्या पढ़ा रहे हैं। अरे भाई, हम पॉलिटिकल वर्कर हैं, हम विरोध कर करके एक मैसेज देना चाहते हैं सरकार को कि आप स्कूल खोलिए, बच्चों को पढ़ाइए। आप स्कूलों के बच्चे स्कूल खोल दें, टीचर्स को अपॉइंट कर दें, हमें पढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो ए फॉर एप्पल पढ़ाएंगे, बी फॉर बॉल पढ़ाएंगे, सी फॉर कैट पढ़ाएंगे। अगर पॉलिटिकल लोगों से पढ़वाओगे तो पॉलिटिकल लोग अपने हिसाब से पढ़ाएंगे। ये हमारे विरोध था। जी फॉर गधा नहीं पढ़ा, जो जैसा पढ़ता है वही बोलता है। ये मुख्यमंत्री जी खुद ही कह रहे थे जी फॉर गधा पढ़ा रहे हैं, ये हमारे शब्द नहीं है। ये पढ़ाई गरीबों की छीनना चाहती है। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान के तहत जो हमें अधिकार मिला है पढ़ाई का, उस पढ़ाई को छीनने की साजिश है। आज अखिलेश यादव के लिए सबसे ज्यादा एम्बैरेसमेंट उन्हीं की पार्टी की विधायक पूजा पाल के बयान से हुआ। चर्चा के दौरान पूजा पाल ने योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। पूजा पाल कौशाम्बी की चायल सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ ने पूजा पाल के पति राजू पाल की हत्या की थी। आज पूजा ने कहा कि कानून व्यवस्था में योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति का नतीजा है कि उन्हें इंसाफ मिला। अतीक जैसे अपराधी मिट्टी में मिल गए। प्रयागराज में अतीक का शिकार उनके जैसी सैकड़ों महिलाओं को अतीक के आतंक से मुक्ति मिली। पूजा पाल ने कहा कि अतीक के खिलाफ लड़ाई में किसी ने उनकी मदद नहीं की, लेकिन योगी ने जो कहा वो किया। इसीलिए लोगों का भरोसा योगी आदित्यनाथ पर है। मैंने अपना पति खोया है जो इस सदन के माननीय सदस्य थे। ये बात किसी से छिपी नहीं है। पूरा सदन जानता है कि उनकी हत्या कैसे हुई थी और किन लोगों ने की थी। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने मेरे छुपे हुए उन आंसुओं को देखने का काम किया जो वर्षों में किसी ने देखने का काम नहीं किया। मेरा दुख, मेरा तकलीफ
माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखने का काम किया और सही मायने में मुझे न्याय दिलाने का और देने का काम किया। मेरे जैसे पता नहीं कितने महिलाओं की सिंदूर को मिटाया गया, पता नहीं कितने माताओं की गोदी सूनी कर दी गई। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ ऐसे मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने जीरो टॉलरेंस ला करके, पॉलिसी को ला करके, अपना करके अपराध और माफिया अतीक अहमद जैसे अपराधियों को मट्टी में मिलाने का काम किया। चर्चा में समाजवादी पार्टी के लगभग हर विधायक ने लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर योगी सरकार को घेरने की कोशिश की थी, सवाल उठाए थे। इसलिए जैसे ही पूजा पाल ने कानून व्यवस्था को लेकर योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा की तो अखिलेश यादव का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। पूजा पाल का भाषण जैसे ही खत्म हुआ वैसे ही अखिलेश यादव ने पूजा पाल को पार्टी से बाहर करने का फरमान सुना दिया। अखिलेश ने कहा कि पूजा पाल की विचारधारा कभी भी समाजवादी पार्टी के साथ नहीं रही। लगता है अब उन्हें बीजेपी से टिकट मिलने का भरोसा दिया गया है, इसीलिए वो योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रही हैं। उन्हें अपनी टिकट पक्की करा लेनी चाहिए बीजेपी में, उन्हें अपनी टिकट पक्की कराने मुझे उम्मीद है। हालांकि हमारे मुख्यमंत्री जी बीजेपी के सदस्य केवल चुनाव के लिए बनते हैं, याद रखना आप लोग। हमारे मुख्यमंत्री जी भी बीजेपी के सदस्य नहीं रहे, भारतीय जनता पार्टी के वो सदस्य नहीं हैं, केवल चुनाव लड़ने के लिए वो सदस्य बनते हैं। हमें उम्मीद है कि अपनी टिकट के साथ साथ वो उनको भी टिकट दिला लेंगे, और अगर पहले टिकट दिला दी होती तो हमें देनी नहीं पड़ती इन्हें टिकट। भाई अगर पहले ही टिकट बीजेपी ने दे दी होती इन्हें तो हम टिकट थोड़ी देते। लेकिन पूजा पाल ने कहा कि योगी आदित्यनाथ ने उन्हें इंसाफ दिया। ये बात वो पहले भी कहती रही हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। फिर अब उन्हें क्यों निकाला गया, ये बात समझ से परे है। पूजा पाल ने कहा कि समाजवादी पार्टी पिछोड़ की बात तो करती है, पीडीए का नारा तो देती है, लेकिन वो खुद पिछड़े समाज से आती हैं। उनके पति भी पिछड़े समाज से थे, जिनकी हत्या अतीक ने करवाई थी। लेकिन जब अतीक के बेटे का एनकाउंटर हुआ तो समाजवादी पार्टी ने एनकाउंटर पर ही सवाल खड़े किए। क्या यही अखिलेश का पीडीए है? मैंने तो इससे पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी की तारीफ की है। कल मैंने जो सदन में मैंने माफिया अतीक अहमद के बारे में मैंने जो बात की और मैंने जो मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दी, इस वजह से मुझे निष्कासित किया गया। खास करके अतीक अहमद के बारे में जो मैंने बात किया उस वजह से मुझे पार्टी में निकाला गया। नहीं तो धन्यवाद तो मैं पिछले राज्यसभा के चुनाव से मैंने दे दिया, तो तभी निकाल देना चाहिए। मैंने कल यही तो बोला था, मैंने तो सच बोला था। और क्या मैंने बोला कि ये बात करते तो आज से 2 साल पहले जो हत्या हुई तो वो भी तो पीडीए के हैं। राजू पाल की हत्या हुई वो भी तो पीडीए के हैं। मैं जो आज निकाली गई मैं भी तो पीडीए की हूँ। अभी 2 साल पहले जब हत्या हुई क्या कहते हैं प्रयागराज में, तब यही सबसे पहले उमेश पाल की आप बात कर रही हैं। यही सबसे पहले क्या कहते हैं सदन विपक्ष आ करके हल्ला मचाने का काम किए। अतीक अहमद के लड़के ने खुलेआम गोलियां चलाई, उसकी फोटो भी आई। और जब उसका इनकाउंटर हुआ तो सबसे ज्यादा कौन रोया, सबसे ज्यादा किसकी तकलीफ हुई, सबसे ज्यादा किसके छाती में दर्द हुआ? इन्हीं लोगों को। तो पहले तो ये तय कर दें कि ये मरने वाले के साथ थे कि मारने वाले के। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर में सुधार, माफिया का सफाया योगी आदित्यनाथ का सबसे स्ट्रांग पॉइंट है। 8 साल पहले जब योगी मुख्यमंत्री बने थे तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि यूपी में माफिया को, गुंडागर्दी को खत्म किया जा सकता है और बड़े बड़े अपराधियों और बाहुबली नेताओं को लगता था उनका राज परमानेंट है, मुख्यमंत्री तो टेम्परेरी होते हैं, आते जाते रहते हैं। और ये सच भी था। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने इस परिभाषा को बदल दिया। उनके घोर विरोधी भी प्राइवेटली मानते हैं कि योगी ने यूपी में भय के वातावरण को खत्म कर दिया। इसका सबसे ज्यादा लाभ प्रदेश की महिलाओं को हुआ। समाजवादी पार्टी की पूजा पाल ने इसी इंप्रेशन को रिफ्लेक्ट किया। योगी की माफिया के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति की तारीफ की। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी ने इस इशू पर पूजा पाल को पार्टी से निकालकर पॉलिटिकल गलती की है। अगर उन्हें पूजा को पार्टी से निकालना ही था, उनकी विचारधारा ठीक नहीं थी, तो थोड़ा धैर्य दिखाते, किसी और इशू पर हटा देते तो शायद इतना नुकसान नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग करने वालों को ग्राउंड रियलिटीज की तरफ भी देखना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई
और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने कहा, कुछ महीने पहले ही पहलगाम की घटना हुई है। क्या ऐसे चुनौतीपूर्ण माहौल में पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करना ठीक होगा? असल में जम्मू कश्मीर के स्कूल टीचर जहूर अहमद भट्ट और खुर्शीद मलिक समेत कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर का स्टेटस बहाल करने की पिटीशन दायर की है। इसी याचिका पर सुनवाई के दौरान पिटीशन ने कहा कि 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर चुनाव कराए और जल्दी से जल्दी पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करे। पिटीशनर ने कहा कि जम्मू कश्मीर में चुनाव 9 महीने पहले हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए 9 महीने बीत गए, लेकिन स्टेटहुड अभी तक रिस्टोर नहीं की गई। सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, सरकार ने जिस तरह चुनाव का वादा पूरा किया उसी तरह जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा भी सही समय पर बहाल करेगी। तुषार मेहता ने कहा कि बड़ा सवाल यह है कि याचिका उस वक्त क्यों आई है जब सिक्योरिटी सिचुएशन टेंस है। इस पर चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा, पिटीशनर को यह समझना चाहिए कि पहलगाम के आतंकी हमले के बाद हालात की अनदेखी नहीं की जा सकती। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 8 हफ्ते बाद करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड पर कोई फैसला नहीं सुनाया, सिर्फ ओरल ऑब्जर्वेशन दिया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कमेंट के बहाने विरोधी दलों ने केंद्र सरकार पर हमला बोल दिया। महबूबा मुफ्ती ने कहा, अगर सरकार पहलगाम हमले का बहाना बनाकर जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल नहीं करना चाहती तो फिर बीजेपी कश्मीर में नॉर्मलसी का दावा किस आधार पर कर रही है। फारूक अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि हालात का बहाना बनाकर जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा न देना ठीक नहीं है, क्योंकि आतंकवादी हमले तो पहले भी होते थे जब जम्मू कश्मीर पूर्ण राज्य था। कोई किसी चीज को अंडरमाइन कर नहीं सकता। जब स्टेट थी तब भी होते थे, तो इसलिए ये कहना कि स्टेट को स्टेटहुड नहीं देना, वो पहलगाम हुआ है, तो फिर इनको याद रखना चाहिए कि मेरे वक्त में तो कई इंसिडेंट्स हुए, तभी स्टेट थी और हम उनका मुकाबला करते थे। तो ये कहना कि स्टेटहुड हम रोकेंगे या करेंगे, ये गलत है। यहाँ लोगों की उम्मीदें हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसी तरफ देखेगी और हमें अपना हक वापस करेगी, जिसका वादा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी किया है, पार्लियामेंट में भी किया है और पार्लियामेंट से बाहर भी किया है और सुप्रीम कोर्ट में भी कहा है। ये बात बिल्कुल सही है कि जनता से वादा किया गया था कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा लौटाया जाएगा। इसकी तैयारी भी कर ली गई थी, लेकिन पहलगाम के आतंकवादी हमले ने पूरा प्लान चौपट कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, पाकिस्तान अभी भी आंख दिखा रहा है। हालांकि कश्मीर में अंदरूनी हालात बदले हैं, जनता का मूड बदला है, कश्मीर की हवा में सुरक्षा है, समृद्धि की प्रतीक्षा है, लेकिन पाकिस्तान की हरकतों पर अभी पूरी तरह लगाम नहीं लग पाई है। खतरा पूरी तरह टला नहीं है, इसीलिए थोड़ा इंतजार करना होगा। अभी कुछ दिन और जम्मू कश्मीर की सुरक्षा केंद्रीय सुरक्षा बलों की निगरानी में रखने की जरूरत है, लेकिन हालात सुधरते ही जम्मू कश्मीर को फुल स्टेट का स्टेटस देना चाहिए और यह इंतजार बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। आज दिल्ली और आसपास के इलाकों में सुबह से बारिश हो रही है, मौसम सुहाना है, पॉल्यूशन कंट्रोल में है, लेकिन लगातार बारिश होने की वजह से एक दुखद हादसा भी हुआ। कालकाजी इलाके में बारिश के कारण एक पुराना पेड़ गिरा और उसके नीचे दबकर एक शख्स की मौत हो गई। सुधीर कुमार नाम का यह व्यक्ति अपनी 22 साल की बेटी के साथ मोटरबाइक से जा रहा था। तेज बारिश हो रही थी, सड़क पर पानी भरा था, ट्रैफिक स्लो था। सुधीर कुमार ने जैसे ही एक गाड़ी को ओवरटेक किया, उसी दौरान सड़क के किनारे लगा नीम का पुराना पेड़ उनकी बाइक पर गिर गया। सुधीर कुमार और उनकी बेटी इस पेड़ के नीचे दब गए। एक कार भी पेड़ की चपेट में आ गई। वहां मौजूद लोगों ने पेड़ के नीचे दबे पिता और उनकी बेटी को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। घटना की जानकारी मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। पेड़ को काटकर सुधीर और उनकी बेटी को निकाला गया, लेकिन तब तक सुधीर की सांसें थम चुकी थी। उनकी बेटी प्रिया भी हॉस्पिटल में जिंदगी के लिए लड़ रही है। इस दुखद हादसे के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अफसरों से दिल्ली के सभी पुराने पेड़ों के हालात की जांच करने को कहा है।
जो पेड़ कमजोर हो गए हैं, खोखले हो गए हैं, वो कभी भी गिर सकते हैं, उन्हें तुरंत हटाने का आदेश दिया है। रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली के लोगों की सुरक्षा उनकी प्रायोरिटी है। आज दिल्ली में जिस पेड़ ने एक बेकसूर नागरिक की जान ली, वो गिरने के कगार पर था। दिल्ली में सड़कों के किनारे ज्यादातर पेड़ ऐसे हैं जो पुराने हो चुके हैं। जिन पेड़ों के आसपास कंक्रीट की सड़कें या पटरियां बन गई हैं, वो खोखले हो चुके हैं। कई जगह केबलिंग की वजह से पेड़ कमजोर हो गए हैं। लेकिन कानून यह है कि ट्री ऑफिसर की परमिशन के बगैर न तो कोई पेड़ काटा जा सकता है, न उसे हटाया जा सकता है और न उसे ट्रिम किया जा सकता है। कानून के डर से सरकारी अधिकारी पेड़ों को हाथ लगाने से भी डरते हैं, इसी वजह से पेड़ गिरते हैं। लेकिन कानून में इमरजेंसी के लिए एक प्रोविजन है। अगर कोई पेड़ जानलेवा बन जाए, प्रॉपर्टी या ट्रैफिक के लिए खतरा बन जाए, तो उसे गिराया जा सकता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इसी इमरजेंसी प्रोविजन का इस्तेमाल करके खतरनाक पेड़ों की तुरंत पहचान करके उन्हें हटाने का आदेश दिया है। अच्छा किया है, पर क्या यह फैसला अधिकारियों को पहले नहीं लेना चाहिए था? अफसरों ने इस इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल पहले क्यों नहीं किया? जो इस मौत के लिए जिम्मेदार है, उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाएगा? ये सारे सवाल अभी बाकी हैं। आज जब इस्लामाबाद में पाकिस्तान अपनी आज़ादी का जश्न मना रहा था, उस वक्त पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग पाकिस्तान से आज़ादी के नारे लगा रहे थे। पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ जबरदस्त प्रोटेस्ट हुआ। असल में पाकिस्तान की सरकार के हुक्म पर रावलाकोट के खान अफजल खान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आज़ादी पर एक बड़ा प्रोग्राम रखा गया था। हजारों की भीड़ जुटाई गई थी। लोगों से कहा गया था कि वो पाकिस्तान का कौमी तराना गाएं, पाकिस्तान की शाद में कसीदे पढ़ें। लेकिन पाकिस्तान का ये दाव उल्टा पड़ गया। असलियत सामने आ गई। सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। लोगों ने पाकिस्तान से आज़ादी के नारे लगाने शुरू कर दिए। स्टेडियम में मौजूद हजारों लोगों की भीड़ का गुस्सा पाकिस्तानी फौज के खिलाफ भड़क उठा। फौज को अमेरिका का पालतू बताकर नारेबाजी की। असल में 14 अगस्त को पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस पर पीओके की जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने प्रोटेस्ट का ऐलान किया हुआ था। अवामी एक्शन कमेटी का कहना है कि पाकिस्तान पीओके को आतंकियों के लिए स्प्रिंग बोर्ड की तरह इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान के फौजी पीओके के लोगों पर जुल्म ढा रहे हैं और इसकी कहीं सुनवाई नहीं होती। पाकिस्तानी हुकूमत ने उन्हें पानी, बिजली और खाने के सामान जैसी बुनियादी सहूलियतों से महरूम रखा है। इसी के खिलाफ जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी प्रोटेस्ट करने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही कमेटी के बड़े बड़े नेताओं को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। आप देख सकते हैं इस वक्त इंतजामिया की जानिब से लाठी चार्ज किया जा रहा है और मुजतबा फारूकी को गिरफ्तार किया जा रहा है। इस वक्त और मेंबर जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी मुजतबा फारूकी को गिरफ्तार कर लिया गया। यहाँ पर अल्लाहू अकबर। कोर मेंबर जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी मुजतबा फारूकी को गिरफ्तार कर लिया गया और अहमद अली कुरैशी को भी गिरफ्तार कर लिया गया यहाँ पे इंतजामिया की जानिब से। पुलिस के जुल्म से नाराज लोग जब आज़ादी का जश्न मनाने रावलाकोट के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पहुंचे तो उनका गुस्सा भड़क उठा। लोगों ने पाकिस्तान के जश्न आज़ादी में खलल डाल दिया, नारेबाजी शुरू कर दी और जवाब में पुलिस ने लाठियां चलाई, टीयर गैस शेल फेंके और देखते ही देखते पाकिस्तान की आज़ादी का जश्न पुलिस और पब्लिक की जंग में तब्दील हो गया। ये रिपोर्ट सबूत है इस बात का कि हमारे कश्मीर का जो हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है, वहाँ रहने वालों की हालत कितनी ख़राब है। न खाने को है, न बोलने की आज़ादी है, न इलाज की व्यवस्था है। और अब तो वहाँ रहने वाले लोगों ने हमारे कश्मीर की तरक्की देखी है।
इस तरफ सड़कें हैं, स्कूल है, कॉलेज, हॉस्पिटल, सिनेमा, सब कुछ है। या टूरिज्म है, होटल्स हैं, लोगों की इनकम बढ़ी है। ये सारी खबरें पीओके में भी जाती हैं। इसीलिए वहां के लोगों में अनरेस्ट होना स्वाभाविक है। वो दिन दूर नहीं जब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ बगावत करेंगे और कहेंगे कि सारा कश्मीर भारत के पास होना चाहिए। पूरे कश्मीर की खुशहाली का दूसरा कोई रास्ता नहीं है। कल स्वाधीनता दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12वीं बार लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करेंगे। जाहिर है ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जिक्र प्रधानमंत्री के भाषण में जरूर होगा। देश के दुश्मनों को करारा जवाब दिया जाएगा। प्रधानमंत्री का भाषण बहुत अहम होगा। इंडिया टीवी पर प्रधानमंत्री मोदी की स्पीच आप लाइव देख सकेंगे। हमारे यहां डिफेंस और पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का पैनल होगा। सुबह 6 बजे से हमारी स्पेशल कवरेज देखे। जय हिंद। आप सबको स्वाधीनता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।